नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी वन लाइनर सीरीज़ के अंदर, जहां हम 100 जो वन लाइनर्स हैं वो अभी आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़, ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये दोनों कौन से फंक्शन से संबंधित हैं या ये दोनों मिलकर के कौन सा काम जो है एक सेल के अंदर करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ये दोनों रिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस से, यानी कि ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स जब साथ में आते हैं, कुछ स्टेप्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती हैं, कुछ गोल्जी बॉडीज के थ्रू होती हैं, तो फाइनली क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। आपको बताना है कि जब कोई सीड है या फिर कोई एम्ब्रियो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है पेरेंट प्लांट से डिटैच होने से पहले ही, पेरेंट प्लांट से सेपरेट होने से पहले, अलग होने से पहले ही, अगर कोई सीड है या फिर कोई एम्ब्रियो है वो अगर डेवलप करना शुरू कर देगा, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो प्रोसेस होगा, इसे हम कहते हैं वीवी पैरी। ठीक है, यहाँ पे याद क्या रखना है कि पेरेंट प्लांट से सेपरेट होने से पहले ही उसका फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वीवी पैरी किस तरह के प्लांट से मिलता है? तो वीवी पैरी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैंग्रोव प्लांट्स का, यानी कि जो दलदली इलाके में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें, और इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंग्रोव प्लांट्स का जो है वो है राइजोफोरा। तो अगर आपको प्लांट का नाम पूछा जाए तो प्लांट विल बी राइजोफोरा, और अगर एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स पूछा जाए तो आप मैंग्रोव प्लांट्स जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेसिस कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर? तो डीएनए के अंदर दो तरह के नाइट्रोजीनस बेस होते हैं जो फर्दर टोटल मिलाकर के होते हैं 4 टाइप के, और वो कौन कौन से हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं, तो आपको थाइमिन नहीं लिखना है। थाइमिन की जगह हम क्या लिखेंगे? थाइमिन की जगह आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी यूरासिल। तो सिर्फ एक नाइट्रोजीनस बेस का डिफरेंस होता है डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एक सेकेंड, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वो होंगे एडिनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन एंड थाइमिन। आई गेस यहाँ पे आरएनए का लिखना था, इसीलिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। आरएनए के अंदर हम थाइमिन नहीं बोलेंगे, आरएनए के अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा? दैट विल बी यूरासिल। ओके, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? अब मैंने आपको बोला था कि दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे किस तरह के होते हैं? दूसरे होते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन होते हैं आपके कौन कौन से? एडेनिन एंड गुआनिन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्योर इज इक्वल टू Ag, और प्योर से क्या हो जाएगा आपका? प्यूरिन। ठीक है, और पिरिमिडीन आपके बचे हुए हो जाएंगे, जैसे आपका साइटोसिन रिमेनिंग है, थाइमिन है, यूरासिल है, वो सारे आपके क्या होंगे? पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस। एक आपको पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल बताना है। पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है कसकटा, ऑल्सो नोन एज अमर बेल। तो ये क्या है? पैरासिटिक का मतलब वही होता है वो प्लांट्स या फिर कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन खुद से नहीं बनाते हैं, और कई प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपना उनका वाटर एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है वो भी खुद नहीं करते, बल्कि उनका जो होस्ट प्लांट होता है दे आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो होस्ट प्लांट से ही वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे। होस्ट प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके जाइलम से डायरेक्टली ये वाटर जो है वो ले लेंगे। ठीक है, होस्ट प्लांट से ही सारा कुछ लेंगे। तो कसकटा एक कंप्लीट पैरासाइट होता है, ना तो ये अपना खाना खुद बनाता है और ना ही ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम खुद करता है। ओके, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, मोनोसैकेराइड्स मिलकर के आपके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन करके, और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जिस तरह से हमने बात करी थी कि प्रोटीन्स जो है उसके एमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिमिलरली मोनोसैकेराइड्स के बीच में होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इज आपको बताना है कि एक ऑलिगोसैकेराइड जो है, अगर उसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड है तो उसको क्या बोलोगे? तो मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि 2 मोनोसैकेराइड है उसमें, तो हम उससे क्या बोलेंगे? 1 की जगह हमें 2 लिखना होगा। 2 को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर नेमिंग की लैंग्वेज में डाई यूज करते हैं, तो दैट विल बी डाइसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल है, मोनोमर यूनिट है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स। अगर 2 यूनिट्स हैं तो हम उसे बोलेंगे डाइसैकेराइड, और 2 के बाद में 3 से लेकर के 10 तक अगर मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज ए ऑलिगोसैकेराइड।
मोनोसेकेराइड्स के आपको एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। और सिमिलरली डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को मिला करके अगर कोई बनेगा तो वो 2 शुगर वाला हो जाएगा। 2 उसके अंदर मोनोसेकेराइड्स होंगे, नाम हम उसे क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड, और उसे साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनने वाली जो शुगर होती है दैट इज सुक्रोज। और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास में लैक्टोज है, जो भी एक डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। कौन कौन सी डिसीजेस ऐसी हैं विच हैज़ बीन सक्सेसफुली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू इम्यूनाइजेशन के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनकी हेल्प से कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो एकदम से समाप्त कर दी गई हैं इंडिया से? वो 2 डिजीजेस हैं, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो तो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड के अंदर ही इरेडिकेटेड है, यानी अभी इसके केसेस जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन पोलियो जो है वो अभी भी कुछ कंट्रीज में प्रेजेंट है, जैसे कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंडिया के थ्रू कौन सी इरेडिकेट कर दी गई हैं, तो पोलियो जो है इरेडिकेटेड की कैटेगरी में काउंट होता है इंडिया के अंदर। स्मॉल पॉक्स जो है वो कौन से साल में इरेडिकेट किया गया था? हमने बोला इरेडिकेट हो गया तो 1980 के अंदर ही स्मॉल पॉक्स जो है वो समाप्त हो गया था। अब आगे एक आपको डिजीज का नाम दिया है, उसका नाम है ब्लैक लंग या फिर कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। तो इसको पढ़ के पता चल रहा है कि ये जो डिजीज है वो कोल वर्कर्स जो हैं, जो कोल माइन में काम करते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। तो वहाँ पे जो रेगुलरली कोल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके इनहेलेशन की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये उनके लंग्स से रिलेटेड है। अब आपको मालूम होगा कोल इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, और ये डिजीज लंग्स को इफेक्ट कर रही है, इसीलिए इसका एक और नाम रख दिया है जो कि क्या है, ब्लैक लंग। अगर इसका बायोलॉजिकल वाइज अगर हम इसका नाम बोलेंगे दैट विल बी न्यूमोकोनियोसिस। एंड वी ऑल नो न्यूमो या फिर न्यूमोनिया इस तरह की जो चीज़ें होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, लंग्स से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस जो है वो कौन से ऑर्गन की डिजीज है? तो यहाँ पे बेसिकली जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, लंग्स होंगे। और ये क्यों होता है? ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर, लंबे समय तक कौन सी चीज़ के अगर आप कॉन्टैक्ट में रहोगे तो ये डिजीजेस होंगी। तो वो आपके होंगे कोल डस्ट। तो कोल माइंस के अंदर ऑब्वियसली कोल से निकलने वाली डस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। और अगर कोई पर्सन है जो उसी माइन के अंदर काम कर रहा है पिछले 15-20 सालों से, या उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अगर वही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये डिजीज पाई जाएगी। ठीक है, कोल डस्ट के इनहेलेशन से होता है और ये कोल माइन वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली डिजीज है। 2 नाम कौन कौन से हैं इसकी, ब्लैक लंग और दूसरा कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस और सिंपली न्यूमोकोनियोसिस। अगला, सागो या साबूदाना। साबूदाना सब यूज़ करते हैं घरों में। ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? ये ऑब्टेन किया जाता है एक प्लांट जिसका नाम है साइकस रिवोल्यूटा। और साइकस जो आपके प्लांट्स होते हैं, साइकस है, पाइनस है, ये सारे आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। नेम विल बी आइदर साइकस भी सफिशिएंट है और साइकस रिवोल्यूटा इज द कंप्लीट नेम फॉर इट। देन आपकी आती है एक सिलिकोसिस डिजीज। सिलिकोसिस डिजीज के लिए और नाम क्या है? सिलिकोसिस को ग्राइंडर्स अस्थमा या फिर पॉटर्स रॉट भी कहते हैं, सॉरी। सिलिकोसिस अगेन सिलिका पार्टिकल्स के डिपोजिशन की वजह से होता है, अगेन लंग्स की प्रॉब्लम है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको एक फॉर्म बताना है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई, न्यूट्रिशन भी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह की जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं उन सब के लिए स्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, स्पोर्स के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उसको इन तरह के कंडीशंस से बचाती है। और स्पोर्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का डोर्मेंट फेज होता है। और जब जो कंडीशंस है वो फेवरेबल हो जाती हैं सारी चीज़ें, उस टाइम पे ये स्पोर्स जो है वापस ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज स्पोरुलेशन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, साइनोबैक्टीरिया। साइनो टर्म जहाँ कहीं भी आती है, साइनो टर्म बायोलॉजी में यूज करी जाती है ब्लू के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का नाम दिया है साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कौन है? तो ऑब्वियसली मोनेरा किंगडम के अंदर क्लासिफाइड है साइनोबैक्टीरिया। और इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जैसे रेड एल्गी है आपका, ब्राउन एल्गी है, ये सारे तो आपके क्लासिफाइड कहाँ पे है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। पर कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो मोनेरा के अंदर क्लासिफाइड है, और उनमें से एक एग्जाम्पल कौन सा है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी का या फिर साइनोबैक्टीरिया का।
अगला आपको दो टेस्ट मेंशन है, एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट। एलाइजा की फुल फॉर्म हमने पहले ही पढ़ ली है, वेस्टर्न ब्लॉट भी डीएनए जो आपका है उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट है, पूरी डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे। ये दोनों टेस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो कौन सी डिसीज़ के कन्फर्मेशन में इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है। तो एड्स जो डिसीज़ है, एड्स के कन्फर्मेशन के लिए जो दो टेस्ट हम यूज़ करेंगे वो कौन कौन से होंगे, एलाइजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल की हम बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल केवल यूकैरियोट्स में होती है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है या फिर क्रेब्स साइकिल जो है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कोकोनट वाटर, तो कोकोनट जो है उसका वाटर और उसके बाद में कोकोनट का वाइट वाला जो आप पार्ट खाते हो, तो ये सारा इनके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो कोकोनट वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसकी बात करें तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, सेल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और ये क्या है, एक एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, आपका जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोस्पर्म। ओके, जो एडल्ट फ्रॉग है उसके अंदर किस तरह की किडनीज पाई जाती है, तो मीजोनेफ्रिक किडनीज जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म होती है किडनीज की, हमारे अंदर भी मीजोनेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं। और एडल्ट फ्रॉग के अंदर हम बात करें, सॉरी, हमारे अंदर मेटानेफ्रिक किडनीज पाई जाती है, नॉट मीजोनेफ्रिक। तो किडनीज जो है इस तरह से 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक एंड वन मोर। तो इनमें से जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर किस तरह की होंगी, मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ऐसे प्लांट्स जो वाटर स्ट्रेस की कंडीशंस में ग्रो करते हैं, यानी कि पानी की जहाँ पे स्कैर्सिटी है, कमी है, वहाँ पे भी इजीली ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, दीज प्लांट्स आर नोन एज जीरोफाइट्स। तो आप जीरो से क्या याद कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर जो है वो बहुत कम होगा या फिर ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो और कम वाटर वाली सिचुएशंस कौन सी होती हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, वहाँ ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम बोलेंगे जीरोफाइट्स। लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, लैंड पे रहने वाला जो एनिमल है उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी एज है सबसे ज़्यादा जो लिव करता है वो कौन सा एनिमल है, तो टॉर्टॉइस जो है उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। फाइबर दैट इज लीस्ट प्रोन टू कैच फायर, ऐसा आपको रेशा बताना है जो कि सबसे कम आग पकड़ता है। तो कॉटन जो है, कॉटन ऐसा फाइबर है विच इज लीस्ट प्रोन टू कैच फायर, और कॉटन हम सबको मालूम है एक नेचुरल फाइबर है। ओके, अगला सवाल है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और किसका पॉलीमर है, कॉटन जो है ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो हमारा एक मोनोमर यूनिट होगा, कॉटन का मोनोमर इज ग्लूकोज। Which of the following is responsible for giving color to the human skin? ह्यूमन स्किन को जो कलर मिलता है, यानी कि जैसे अलग अलग शेड्स आपको मिलेंगे ह्यूमन स्किन के, तो वो जो ह्यूमन स्किन के शेड्स हैं वो किस वजह से होते हैं, तो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है मेलानिन, उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन स्किन का कलर होता है। अब आप पूछोगे कि जैसे सनलाइट के अंदर ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो स्किन की डार्कनिंग क्यों हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आपका रिलेटेड होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, MSH, जिसकी हमने बात करी थी। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से MSH रिलीज होता है। MSH के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, मेलानिन जो है आपकी स्किन के सरफेस पे आ जाएगा और मेलानिन एक कलर भी प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन को। इसके साथ साथ जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस है, मेन काम उसका वही है कि हार्मफुल रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो कलर है आपका स्किन टोन दैट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन। अगर मेलानिन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो स्किन का कलर डार्क की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जितना कम होगा उतना कम की तरफ। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो एंजाइम्स हीट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हीट के अंदर एंजाइम्स का जो है वो डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स होता है अगर उनको बहुत ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर में रख दोगे तो। एंजाइम्स किस में एब्सेंट होते हैं, एंजाइम्स जो है वो वायरसेस में एब्सेंट होते हैं। क्यों, जैसा हमने बात करी थी कि वायरस खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते, ये खुद से सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं जो कि क्या है, इन्फेक्शन का। इनको भगवान ने एक ही काम दिया है कि आपको जाकर के किसी न किसी को इन्फेक्ट करना है, क्योंकि आप अपना जीवन उसी से चला सकते हो। अब ये क्या करेंगे, ये सिर्फ इन्फेक्ट करेंगे और आगे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जिस भी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इन्फेक्ट किया है उस ऑर्गेनिज्म से करवाएंगे। अब भले ही वो इनकी कोई भी रिप्रोडक्शन का काम हो, इनको अपनी और ज़्यादा संख्या बढ़ानी हो, वो काम भी ये क्या करते हैं, हॉस्ट से करवाते हैं। इनका फीडिंग का काम है, न्यूट्रिशन का, एंजाइम्स अगर इनको रिक्वायरमेंट है, कुछ भी इनको चाहिए तो वो इसका किसका इस्तेमाल करेंगे, हॉस्ट का। तो इनको खुद को तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इनके पास
ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने इन्हें बोला था, इनमें कोई भी सेल्स नहीं होते हैं, तो इस तरह से इनमें सेम एंजाइम्स भी नहीं होते हैं। आपको ऐसे एंजाइम्स जो कि थोड़ा जिनमें बहुत ही कम हल्का सा डिफरेंस होता है उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेम ही होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इन एंजाइम्स को हम जानते हैं आइसो एंजाइम्स के नाम से। आइसो का मतलब होता है सेम, और एंजाइम्स वी ऑल नो। आइसो एंजाइम्स कौन से हो गए? जिनके स्ट्रक्चर में हो सकता है हल्का फुल्का डिफरेंस हो, बट फाइनली फंक्शन दोनों सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स फंक्शनल इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं, जो सेल के भीतर कार्यात्मक होते हैं, उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। तो देखिए ये एंडो और एक्सो दो टर्म्स आती हैं। एक्सो का मतलब हमेशा होता है आउटसाइड या फिर बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी? सेल के अंदर, और तो अंदर के लिए हमने यूज किया एंडो, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंजाइम्स की, सो वी विल ऐड द टर्म एंजाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल एंडो एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन होता है एंजाइम्स के अंदर, जैसे आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, इरिवर्सिबल होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, इसी से फीडबैक इनहिबिशन होता है। तो फीडबैक जैसे आपने देखा होगा, आप होटल्स वगैरह में जाते होगे, तो वहाँ पे अगर आपने कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया है तो फाइनली आप फीडबैक देते हो। तो फीडबैक जो है आपको जब खाना मिल गया, आपने खा लिया, तो जो एंड प्रोडक्ट है उसके बाद में आप देते हो। तो यहाँ पे भी क्या है? एंजाइम्स में क्या होगा? एक रिएक्शन हो रही होगी, ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये फाइनली कोई प्रोडक्ट में रिलीज हो गया, और ये जो प्रोडक्ट है ये जा करके जो एंजाइम भी एक्टिविटी करवा रहा था उसी को आगे काम नहीं करने देगा। इसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो फीडबैक इनहिबिशन किसकी वजह से होगा? जो भी रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, अंतिम उत्पाद जो है लास्ट में बन रहे हैं, वही जा करके जिस एंजाइम ने उनको तेजी से बनाया उसे जा करके रोक देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? फीडबैक इनहिबिशन। विंड पाइप जो है, विंड पाइप अगर आप बोलो, या फिर ट्रेकिया के नाम से भी विंड पाइप को जाना जाता है, तो सवाल ये आता है, तो देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो माउथ है, ठीक है, और आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इन दोनों के अंदर एक पार्ट बीच में कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर ये नॉस्ट्रल से अगर आप ये विंड पाइप बना रहे और ये अगर आपका बक्कल कैविटी है, तो बीच में एक पार्ट होता है जहाँ पे ये दोनों कॉमन होते हैं, और उसके बाद में अगेन दो डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट। तो बात ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हो, तो जो खाना है वो विंड पाइप में या ट्रेकिया में क्यों नहीं चला जाता है, लंग्स में क्यों नहीं जाता है, और सिर्फ ईसोफेगस के अंदर ही क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि खाना खाते वक्त जब आप खाने को निगलते हो, एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर जो आपकी विंड पाइप होती है उसके ऊपर एक ढक्कन लग जाता है, और उस ढक्कन का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। अब कोई भी चीज़ अगर कवर हो चुकी है तो उसके अंदर जो ऊपर से आने वाली चीज़ है वो एंटर नहीं करेगी, और फिर वो सीधी चली जाएगी ईसोफेगस के अंदर। और इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था एपिग्लॉटिस का, वरना तो आपका सारा खाना लंग्स में ही चला जाता, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? जिस टाइम आप खाना खा रहे होते हो, निगल रहे होते हो खाने को, उस टाइम विंड पाइप को कवर कर लेता है। ओके, कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है? तो यहाँ पे देखिए जॉइंट्स पे आ गए अब हम अगेन। तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो एक वाटरी फ्लूइड रिलीज करती है, और ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड उस जॉइंट को ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है, कुशन प्रोवाइड करता है साइनोवियल जॉइंट को। तो साइनोवियल जॉइंट में उसी जॉइंट के नाम से मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? एक तरह का वाटर रिलीज करती है, एक तरल पदार्थ रिलीज करती है, जो कि यहाँ पे ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई भी दो बोन्स है, उन दो बोन्स के बीच में जो मूवमेंट होगा ये सिर्फ साइनोवियल जॉइंट के अंदर ज़रूरी है, तो उस मूवमेंट में फ्रिक्शन ना हो, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं साइनोवियल फ्लूइड के। तो ये सारा जो फ्लूइड है वो कौन सीक्रेट करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। इम्परफेक्ट जॉइंट का आपको एक एग्जाम्पल बताना है। इम्परफेक्ट जॉइंट जो आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं उनको ही कहते हैं, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है आपका प्यूबिक बोन में जो प्रेजेंट है वो एक एग्जाम्पल है इम्परफेक्ट जॉइंट का। सिज्मॉइड बोन के आपको एग्जाम्पल बताना है। जो आपकी पटेला है, जो आपकी नी के ऊपर जो नी कैप जिसे हम बोलते हैं, वो आपका एक तरह का सिज्मॉइड बोन है। उसके बाद में आपके जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स यहाँ पे आपके जो रिस्ट के अंदर जो बोन्स हैं उनके अंदर भी एक बोन होती है जिसका नाम है पिसिफॉर्म। तो ये दोनों ही बोन्स जो है वो किसके एग्जाम्पल है? ये सिज्मॉइड बोन के एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे पहले ये तो बताओ सिज्मॉइड बोन क्या होती है। तो देखिए, जब कभी भी कोई बोन किसी टेंडन के अंदर प्रेजेंट हो या किसी मसल के अंदर प्रेजेंट हो तो हम उसे जानते हैं सिज्मॉइड बोन के नाम से, ठीक है।
या तो वो किसी टेंडन के अंदर प्रेजेंट होगी या फिर किसी मसल में प्रेजेंट होगी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बताने आपको मसल के अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए जब हम हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं मसल्स का यहाँ पे मूवमेंट होता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, कभी रिलैक्स होती है, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो ये करवा रहा हो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो दो प्रोटीन प्रेजेंट है आपकी मसल्स में, एक्टिन और मायोसिन, और ये एक्टिन और मायोसिन दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाते हैं मसल्स के। आपकी क्रेनियम जो है, क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? क्रेनियम के अंदर बहुत सारी बोन प्रेजेंट है, उनमें से कुछ बोन हमने यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे कि आपकी फोरहेड की जो बोन है उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। उसके बाद में आप अगर थोड़ा पीछे जाओगे तो पैराइटल बोन होगी, जो आपके कान की साइड की बोन्स होती है, दीज आर टेम्पोरल, तो दो टेम्पोरल हो जाती हैं। जो हेड के आपके पीछे वाले पोर्शन की जो बोन्स होती हैं दैट इज ऑक्सिपिटल, और दो बोन्स और होंगी आपकी, वो कौन सी होंगी? इथेमॉइड एंड स्फेनॉइड। तो ये आपकी बोन्स हैं, इनमें से अगर नंबरिंग करें तो फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सिपिटल 1 और बाकी सब 1। ओके, तो ये आपकी क्रेनियम की बोन्स है। कौन सी बोन है जो आपके हैंड का सरफेस बनाती है, यानी ये पाम वाला जो पोर्शन है ये कौन सी बोन्स बनाती हैं? तो आपकी रिस्ट की जो बोन्स होती है ये आपकी होती है कार्पल्स, और उसके बाद में आपकी पाम की जो बोन्स होती है मेटाकार्पल्स। और सिमिलरली अगर आप पैर की बात करो तो आपके एंकल की जो बोन्स होती हैं वो क्या होंगी? उनको हम बोलते हैं टार्सल्स, और आपका जो सोल है फुट का वो जो बोन्स बनाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल्स। ठीक है, तो ये अगर आपने हाथ का याद कर लिया तो आपको पैर का आसानी से याद हो जाएगा। टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल एंड मेटाकार्पल। ओके, तो इसे हम बोलेंगे मेटाकार्पल। ऐसी कौन सी मसल है जो कि फटीग के लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट है, यानी कि जो जिसमें थकान जो है उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनुकूलित है वो थकान के लिए? तो वो आपकी कौन सी मसल्स होंगी? कार्डियक। कार्डियक मसल जो है वो कभी भी नहीं थकती हैं, वो सिर्फ एक बार थकती हैं और उस टाइम पे क्या है, पेशेंट का काम तमाम हो जाता है, उस टाइम पे वो स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। तो कार्डियक मसल जो है वो रेजिस्टेंट होती है फटीग के लिए, कोई भी फटीग उसमें नहीं होती है, थकान नहीं आती है। जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे आप पेन से लिख रहे हो तो आपकी जो मसल्स है ये आपकी, जब आपकी इच्छा हो रही है तब आप उसे मूव कर रहे हो। जैसे आपको पानी का एक ग्लास उठाना है तो आपने हाथ का मूवमेंट किया, तो जितनी भी मसल्स जो है आपकी इच्छा से मूव कर रही हैं वो कौन सी होती हैं आपकी? वो आपकी होती हैं स्केलेटल मसल्स। और जितना भी आपका मूवमेंट है, चलने फिरने का काम है, जो भी आप लिखते हो पढ़ते हो, इनमें जितनी भी आपकी मसल्स काम आ रही है, अपनी मर्जी से आप इनको यूज कर रहे हो, वो सारी आपकी एग्जाम्पल्स हैं स्केलेटल मसल्स की। इसके बाद में आपकी दो तरह की मसल्स और आती हैं जो कि हैं स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमें सबको मालूम है हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो हार्ट की मसल्स तो वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी होती हैं। और स्मूथ मसल्स कौन सी है? स्मूथ मसल्स जैसे देखिए आपका स्टमक है, स्टमक की वॉल के अंदर भी मैंने आपको मसल्स बताई थी, तो स्टमक जो है उसको हम हमारे कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, तो स्टमक कैसा है? इनवॉलंटरी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका और मसल्स हैं आपकी बॉडी में जो आपकी ऑर्गन से एसोसिएटेड हैं और आपकी विल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करती, वो आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, ये सारी मसल्स आपकी कैसी होंगी? इनवॉलंटरी, अस्वैच्छिक। कौन सा जॉइंट है जो ह्यूमरस और रेडिया के बीच में प्रेजेंट है, या रेडियस और अल्ना के बीच में? तो आपका शोल्डर के बाद में जो बोन स्टार्ट होता है वो ह्यूमरस होता है, और आपका जो फोर हैंड के अंदर जो प्रेजेंट है, आपके दो बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, वो होती है रेडियस अल्ना। तो आपको बताना है ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है। तो ये इन्होंने सिर्फ क्या किया है, लैंग्वेज चेंज कर दी, इनको सिर्फ आपसे पूछना है कि एल्बो जॉइंट जो है वो किस तरह का जॉइंट है। एल्बो जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? ये है एक हिंज वैरायटी का जॉइंट। हमने पहले ही बात करी थी, जो आपका एल्बो है, जो आपका नी जॉइंट है, एंगल जॉइंट है, ये सब एग्जांपल्स हैं हिंज जॉइंट के। सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट कौन सा? ह्यूमन बॉडी के अंदर हिप जॉइंट इज द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट। वॉलंटरी मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके कंट्रोल में होता है? तो वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट हम अपने हिसाब से करते हैं, पर दोनों कोऑर्डिनेशन जो है उनका समन्वय जो है वो होता है आपके एक ब्रेन के पार्ट से, जो कि आपका है सेरिबेलम। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि कोई अल्कोहलिक है, उसके चलने फिरने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, यानी वो इतना हिलता डुलता हुआ गिरता पड़ता हुआ क्यों चलता है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो सेरिबेलम पार्ट को अफेक्ट करता है, और इस वजह से उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं रहता है, तो वो कभी उठता है, गिरता है, पड़ता है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है? तो जैसे ही आपका स्कल खत्म होता है, यहाँ से आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो शुरू हो जाती है और ये एंड करती है आपके पेल्विस तक। ठीक है, पेल्विस में जाकर के इसका जो लास्ट पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का वो होता है कॉक्सिक्स।
तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉक्सिक्स के बाद में टेल जो है, टेल का ओरिजिन होता है, और हमें मालूम है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टेल प्रेजेंट नहीं है। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, स्कल के बाद में शुरू हो जाएगी, जस्ट स्कल के बाद में, और एंड कहाँ पे होगी, पेल्विस पे। एक न्यूबॉर्न बेबी है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती हैं स्कल के ऊपर। अगर आपने न्यूबॉर्न बेबी देखा होगा, 5, 7, 8 महीने तक का भी देखा होगा, तो उसका यहाँ जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ और बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो वो जो पार्ट होता है वहाँ पे स्कल बोन्स जो हैं आपकी, उनके अंदर जो है कोई डिफेक्ट नहीं होता है, वो नेचुरली सबके अंदर ही प्रेजेंट होता है। और वो जो सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं वो फॉन्टेनली के नाम से जाने जाते हैं। अब ये फॉन्टेनली क्यों होते हैं, तो ये बेबी को हेल्प करते हैं बर्थ के टाइम पे, ताकि जो बेबी का हेड है वो बर्थ कैनाल से इजीली बाहर आ सके। ये इनका फंक्शन होता है, और ये 8 महीने तक जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, यानी बाकी आपका स्कल जो है वैसा हो जाते हैं। मायोफाइब्रल का सेगमेंट जो कि 2 जेड लाइंस के बीच में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो है कोई भी मसल फाइबर की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, मसल फाइबर की फंक्शनल यूनिट। आपको बताना है कि एक नर्व सेल और एक मोटर यूनिट, तो मोटर यूनिट मसल के लिए नाम यूज किया जाता है, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एन से नर्व आ गया, एम से मसल आ गया, और इन दोनों का जंक्शन क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सस्पेंसरी लिगामेंट आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होता है आपकी आई के अंदर, और आपके लेंस से अटैच होता है। आपके लेंस से आप जो दूर की चीजें और पास की चीजें देखते हैं, उस टाइम पे जो फोकल लेंथ आपके लेंस की चेंज होती है, तो वो होती है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। और सीलियरी मसल्स होती हैं, तो सीलियरी मसल्स भी अगर आपको पूछे कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट होती हैं आई के अंदर। रिब्स जो है, रिब्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती हैं, तो रिब्स जो है अगर आप देखोगे पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हैं, और आगे की तरफ आकर के जो आपकी स्टर्नम है उससे अटैच होती हैं। तो आगे अटैच होती हैं स्टर्नम से, और बैक पे वर्टिब्रल कॉलम से। कार्टिलेज के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, तो सीफर कार्टिलेज एंड सीफर कॉन्ड्रन। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, मायोग्लोबिन आपकी मसल की जो फाइबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। मायोग्लोबिन हमें यूजुअली ज़्यादा अमाउंट्स में देखने को मिलता है रेड मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी कॉज ऑफ, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल लो है तो उससे आपको टिटेनी हो सकती है। टिटेनी होती है जैसे आपका वॉलेंटरी मसल्स है, आपकी वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन जिन मसल से कर रहे हो, जैसे हैंड का ही मूवमेंट कर रहे हैं, ये मैं मेरे विल के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। बट अगर आपकी वॉलेंटरी मसल्स के अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, दैट इज नोन एज टिटेनी। तो अगर आपको नहीं भी याद रहता है क्या होता है टिटनी तो भी चलेगा, बट आपको ये याद रखना है कि कैल्शियम लेवल्स अगर लो हो गए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा, जिनमें से एक हो सकता है टिटेनी। कोरी साइकिल जो है, कोरी साइकिल कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होती है, कोरी साइकिल 2 जगह पे होती है, एक होती है लिवर के अंदर और दूसरी इसकी साइट है वो कौन है, मसल। ऑटोरिदमिसिटी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कौन से मसल की, ऑटोरिदमिसिटी हार्ट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हार्ट के अंदर हम सबको मालूम है एसए नोड प्रेजेंट होता है, और एसए नोड भी क्या है, एसए नोड भी एक मसल का ही पार्ट है, कार्डियक मसल ही है, और वहाँ पे अपने आप रिदम्स जनरेट होती हैं जिससे रेगुलरली हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट है वो मेंटेन रहती है। एटीपीज एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो एटीपेज एंजाइम है ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो हमने 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करी थी, वन वाज एक्टिन, सेकंड वाज मायोसिन। तो एटीपेज एंजाइम जो है ये आपको मिलेगा मायोसिन जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसके ऊपर, ठीक है। जो मोच आ जाती है आपकी कई बार, जैसे स्प्रेन है, वो किस वजह से होता है, या तो वो होगा अगर आपका जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो जाए, या फिर अगर लिगामेंट जो है वो उखड़ जाए, डिटैच हो जाए कहीं से, तो आपको स्प्रेन होता है, ठीक है, लिगामेंट की वजह से होगा। ये याद रखने के लिए है इसमें कि टेंडन से कोई एसोसिएशन नहीं है, यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड है, ये लिगामेंट से। जाइगोमैटिक बोन्स जो है, जाइगोमैटिक बोन्स आपकी होती हैं चीक बोन्स, तो यहाँ पे जो आपकी बोन्स प्रेजेंट है यहाँ पे इनको हम बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी स्कल के अंदर, पूरा स्कल के में पूरा पार्ट आ जाता है, और स्कल के अंदर भी पूछे तो फेस पे प्रेजेंट होते हैं। सनफ्लावर प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, सनफ्लावर प्लांट बिलोंग्स टू एस्टेरेसी फैमिली, ओके। लीव्स जो है, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस के अंदर, यानी स्पाइंस इस तरह से कांटे जो है वो हैं यहाँ पे इस पौधे के ऊपर, लीफ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लीफ कन्वर्ट हो चुके हैं स्पाइंस के अंदर। तो ये कहाँ पे होगा, ये होता है जीरोफाइट्स में,
अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, बिना लीफ के काम कैसे करेंगे ये? तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरोफाइट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाटर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो इनको क्या करना है, पानी बचाना है कैसे भी करके। तो ये क्या करेंगे, लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन बहुत करती हैं, पानी सारा का सारा उड़ा देती है। तो इन्होंने क्या किया, लीव्स को ही हटा दिया और उनको मॉडिफाई करके सिर्फ कांटे छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो यूजुअली स्टेम परफॉर्म करती है। ऐसे प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू लिव इन ड्राई और फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। ये जो है अनुकूल परिस्थितियों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी के अंदर भी ये रह सकते हैं ज़ीरोफाइट्स। अब वहाँ पे अगर उनको रहना है तो उनमें कुछ अडेप्टेशंस होने होंगे। तो अडेप्टेशंस के अंदर जैसे एक हमने बताया कि यहाँ पे जो लीव्स हैं वो स्पाइंस के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाती हैं, तो वाटर जो है वो दूर दूर तक अगर थोड़ा बहुत भी प्रेजेंट होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर इनके अंदर कुछ सेल साइकिल्स होती हैं, उनके अंदर भी थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। और ये अपना फोटोसिंथेसिस का काम तो रात को नहीं होगा, ये अपना बहुत सारा अपनी जो साइकिल है उसका आधा काम जो है वो रात को करते हैं, सुबह करते हैं, इस तरह से। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं ज़ीरोफाइट्स में नॉर्मल प्लांट्स के बजाय। ऐसे प्लांट्स को आप क्या कहोगे जिनकी थिक फ्लैशी लीव्स होती हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा की लीफ अगर आपने कभी भी अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मटेरियल होता है जो कि बहुत ही ऐसे फ्लैशी सा, चिकना सा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज भी होता है उसके साथ साथ। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सक्यूलेंट्स। ठीक है, तो इनके अंदर लीव्स के बारे में आप क्या बोलोगे कि एक तो लीव्स फ्लैशी हैं बहुत ज़्यादा और उनके अंदर वाटर स्टोर करने के लिए वो अडेप्टेड है। एक प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, जो प्लांट को सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है उस ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे होंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर भी कह सकते हैं, क्योंकि हर्बीवोर भी वही होते हैं जो डायरेक्टली पौधों को खाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, डेजर्ट्स है हमारे पास में, ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब बायोम्स के एग्जाम्पल है। ये अलग अलग तरह के बायोम्स हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। नीके क्या होता है, नीके होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा हो और अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो। ड्यूटी यानी कि उसका इकोसिस्टम में उसका जो भी रोल है, वो जिस भी ट्रॉपिक लेवल पे आता है, जिस पे भी फीड करता है या फिर जिसके लिए वो भोजन है खुद, ये सारे फंक्शन वो जिस सराउंडिंग में रह के परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का नीके। सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, और उसके अलावा सिनेप्सिस जो है ये प्रोसेस होती है केवल और केवल मियोसिस के अंदर। ठीक है, सिनेप्सिस कौन करते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, जैसे क्रोमोसोम नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 11 जो आपको आपकी मदर से मिला है और आपको आपके जो फादर से मिला है, ये दोनों क्रोमोसोम अगर 11 हैं, एक अगर आपको आपके फादर से मिला है, एक मदर से मिला है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स का जो पेयर होगा उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे सेल्स जो G0 फेज के अंदर चले जाते हैं सेल साइकिल के, वो क्या करते हैं अपनी जो सेल साइकिल है उसको सस्पेंड कर देते हैं, यानी लॉन्ग टाइम तक वो G0 फेज के अंदर ही रहने वाले हैं। ये क्या करेंगे, कोशिका चक्र को निलंबित कर देंगे। ऐसे प्लांट्स जो वाटरी कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड है, यानी कि पानी के अंदर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर रह रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स। पानी बिल्कुल नहीं था तो हमने क्या बोला था, ज़ीरोफाइट्स, और अब पानी जब बहुत है तो हमने क्या बोला है, हाइड्रोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स के अंदर क्या अडेप्टेशंस होते हैं, इनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, लीव्स या तो बहुत पतली होंगी, बहुत छोटी होंगी, या उनकी जगह स्पाइन्स प्रेजेंट होगा, और ऐसा भी हो सकता है लीफ की सरफेस के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट हो जहाँ से ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लीव्स ना कर पाए। ओके, बच्चों के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से होता है क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें हाइट कम रह जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, और ये क्रिटिनिज्म जो है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म यूजुअली अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रिटिनिज्म के। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है हमारे पास में, दैट इज एल्डोस्टेरोन।
कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो क्या करता है आपकी बॉडी में, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड जो हार्मोन है इनके फंक्शंस एकदम अपोजिट होते हैं। कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड कैल्शियम को कम करता है, बल्कि पैराथायरॉयड जो है ये आपके ब्लड कैल्शियम को रेज करता है, बढ़ाता है ये आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके आपके कैल्शियम लेवल्स को अंडर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। आपको उस कंडीशन का नाम बताना है जहाँ पे यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, ठीक है। और सिमिलरली एक और चीज़ अगर आपको यहाँ पे जाननी है, एमसीक्यू तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बट जो लोग स्टारवेशन, जो भूख हड़ताल पे जाते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, उनकी यूरिन के अंदर भी कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। वैसा क्यों? तो अगर किसी को जानना हो कि सच में क्या वो बंदा जो है वो भूख हड़ताल पे था या फिर वो बस झूठ ही बोले जा रहा था, तो उसके लिए चेक की जाती है कीटोन बॉडीज। तो स्टारवेशन के टाइम पे, अब देखिए कुछ लोग तो है वो जानबूझ के भूख हड़ताल पे जाते हैं, उनका कोई भी रीजन हो सकता है, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं गरीब लोग जो वैसे नॉर्मली भूख मर रहे हो, तो उनमें भी ये कीटोन बॉडीज पाई जा सकती है। तो हम बोलेंगे कि स्टारवेशन के टाइम पे कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन में रिलीज होती है, बट डायबिटीज मेलाइटस में रीजन वो नहीं है, एग्जाम्पल है सिर्फ स्टारवेशन। तो दो एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे हो गए कीटोन बॉडीज की, वन इज डायबिटीज मेलाइटस एंड सेकेंड इज स्टारवेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड बोला, ठीक है मान लिया, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी किसी और ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। तो असल में तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड नहीं है, और वो कौन से ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। सोमैटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन है। स्टेटिन का मतलब होता है रोक देना किसी चीज को। तो सोमैटोस्टेटिन किसे रोकने वाला है? ये रोकने वाला है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो रिलीज हो रहा है, दोनों को रोक देगा ये हार्मोन, ठीक है। आपको वो एंडोक्राइन ग्लैंड बताना है विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सेटिंग द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो जैसे आपके जगने का टाइम है, आपका सोने का टाइम है, तो ये सारा आपका बायोलॉजिकल क्लॉक में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे जो काम है ये आपके परफॉर्म करता है पीनियल ग्लैंड, ओके। ह्यूमन एडल्ट के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे। जो यूटरस है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो बाहर की तरफ पुश किया जाता है। और ये फंक्शन किसका है? सबसे पहले तो हम ये याद रख लेंगे ऑक्सीटोसिन का। और ये जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ कब होते हैं? पार्चुरेशन के टाइम पे, प्रसव के दौरान, ठीक है। एड्रेनालिन के फंक्शन क्या है? एड्रेनालिन क्या करता है? आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये सारे काम किसके हैं? एड्रेनालिन के। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अगर एडीएच रिलीज हो रहा है तो यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होगा, कम अमाउंट में रिलीज होगा। और अगर एडीएच रिलीज नहीं हो रहा है, जैसे कि आपके विंटर्स वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है? यूरिन बहुत डाइल्यूट फॉर्म में रिलीज होता है। डैमेज, अगर किसी कोई चाइल्ड है उसका थाइमस जो ग्लैंड है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होगा? तो थाइमस के अंदर हमने बात करी थी जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। और टी लिम्फोसाइट्स किस चीज़ से एसोसिएटेड होती हैं? आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से। तो थाइमस को अगर डैमेज हुआ है किसी भी तरह का, तो ये अफेक्ट करने वाला है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, ठीक है। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है थाइमस ग्लैंड के बारे में कि प्यूबर्टी के बाद में थाइमस ग्लैंड जो है वो रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाता है। वो भी हम क्वेश्चन करेंगे क्यों होता है। आगे एक आपको हार्मोन दिया है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हमने बात करी थी। कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये कहाँ पे एक्ट करेगा? एड्रीनो आ गया तो एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और ये एक्ट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। तो वहाँ पे जाकर के क्या करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर के कॉर्टेक्स पर कॉर्टिसोल के रिलीज को ये क्या करेगा? बढ़ावा देगा। Chemical signals released by an organism that influences the behavior of other individuals of the same species. ऐसे chemical signals जो एक organism release करता है और वो chemicals जो हैं वो उसी species के बाकी organisms को भी affect करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? pheromones। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे आपकी जो ants होती हैं, चींटियाँ होती हैं, वो एक ही straight line में जो चलती हैं, उसके पीछे जो reason है वो भी pheromones होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शुरू की कुछ चींटियाँ होती हैं वो pheromones release करती हैं, और के पीछे पीछे क्या करेंगी? वो अपनी स्पीसीज के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगी, और वो वहीं पे एक स्ट्रेट लाइन में चलने लग जाती हैं, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है? एक डिजीज जो आपको हो सकती है वो हो सकती है एडिसन्स डिजीज, ठीक है।
कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क सीक्रेशन के लिए? मिल्क सीक्रेशन जो पार्चुरेशन के बाद में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। तो डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। डिलीवरी के बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, मिल्क फीड कराना है, तो मिल्क का जो रिलीज है, मिल्क जो सीक्रेट होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोलैक्टिन की वजह से। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल जो सबसे मेन होता है, उसके अलावा ट्राई आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन, तो T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। एक आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ा होगा। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो इस तरह से बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है या फिर एच शेप का ग्लैंड भी इसे बोला जाता है, और इसके अंदर इस तरह से 4 और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है पैराथॉर्मोन, ठीक है, जो हमने कैल्सिटोनिन के साथ में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती है वो रेड या येलो कलर की होती है। तो वो क्यों होती है? तो ग्रीन के अलावा अगर कोई भी कलर है तो वो होगा कैरोटेनॉइड्स की वजह से। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई प्लांट का नाम दे करके पूछ लें। तो रेड एग्लोनिमा एक प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो ये जो है ये रेड कलर की इसकी लीव्स होती हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी रेड कलर की लीव्स क्यों होती हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर? तो इसमें क्या प्रेजेंट है? कैरोटेनॉइड्स इसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, जो एग्लोनिमा की लीव्स हैं वो रेड कलर की होती हैं। पिंक भी आता है एग्लोनिमा के अंदर। लेदर इंडस्ट्री के अंदर कौन सा प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट से लिया गया और उसे लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? तो वो होता है टैनिन, ठीक है। ऐसे आपको प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनसे आप टैनिन मिल सकता है आपको टैनिंग पर्पस के लिए। तो एकेशिया स्पीसीज जो है उससे मिल सकता है, ओक से मिल सकता है, यूकैलिप्टस, विलो, पाइन, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनसे आपको जो टैनिस है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मिल सकता है। ओके। काला अजर एक डिजीज है। तो अजर जो है हिंदी में दैट इज फॉर फीवर। काला अजर जो है ये कौन से इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है? तो सैंड फ्लाई जो है ये ट्रांसमिट करती है आपकी काला अजर को। काला अजर जो है उसे ब्लैक फीवर भी बोला जाता है, जैसे उसका नाम है, बट काला अजर इज फॉर इंडिया। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जो वर्ड है काला या फिर ब्लैक, ये सब टर्म्स क्यों यूज करी गई हैं? क्योंकि जिनको भी ये फीवर होता है उनमें स्किन जो है वो बहुत डार्क हो जाती है। ड्यू टू डार्कनिंग ऑफ स्किन हमने यहाँ पे ब्लैक जो है इसके नाम में यूज कर लिया। तो फीवर यहाँ पे रहेगा, और दूसरी चीज क्या रहेगी यहाँ पे? डार्कनिंग ऑफ स्किन। और इसको फैलाता कौन है? सैंड फ्लाई। काला अजर कौन से पैरासाइट की वजह से होता है, यानी इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? फैलाने वाला पता चल गया, क्या होता है वो पता चल गया, बट किया किसने? तो काला अजर जो है ये लिशमानियासिस भी इसको बोलते हैं, और ये होता है लिशमानिया डोनोवेनाई की वजह से। डोनोवेनाई नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बट रिमेंबर लिशमानिया। लिशमानिया करता है काला अजर। काला अजर के बाकी नाम कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको लिशमानियासिस बताया, लिशमानियासिस हो सकता है जो कि आपका जिसने ये डिजीज करी वहां से नाम आया लिशमानिया से। विसरल लिशमानियासिस इसको बोल सकते हैं, ब्लैक फीवर बोल सकते हैं, और इसको डम फीवर भी बोल सकते हैं। इट्स नॉट डम। ओके। सीसी फ्लाई जो है ये कौन से डिजीज ट्रांसमिट करती है? सीसी फ्लाई जो है अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस या फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। ये दोनों एक ही डिजीज है बेसिकली। ड्रोन जो है, ड्रोन क्या होता है? जो हनी बी होती है, हनी बी का जो मेल होता है उसे ड्रोन कहते हैं। ड्रोन जो है वो कोई भी काम नहीं करता, इसका काम केवल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। ये स्पर्म्स प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सेम हनी बी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो एक आपका हाइव होता है वहाँ पे वर्कर बीज प्रेजेंट होती है बहुत सारी, और क्वीन बी प्रेजेंट होती है। क्वीन और वर्कर बीज ये दोनों ही फीमेल्स होती हैं, और जितने भी मेल्स होते हैं उन सब के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो कौन सा होता है? ड्रोन। ओके। तो ये 100 MCQs यहाँ पे, वन लाइनर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।